हेलो दोस्तों, प्रमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको समझाने वाला हूं कुल लागत क्या है, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत में क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं कुल लागत क्या है। कुल लागत, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागत, जो लागत के परंपरावादी सिद्धांत थे। तो वहां पर मैंने आपको कुल लागत, सीमांत लागत, औसत लागत के बारे में थोड़ा सा समझाया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखो ताकि अच्छे से आपको ये समझ आए। तो कुल लागत क्या है? किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल धन खर्च करना पड़ता है उसे कुल लागत कहते हैं। मान लीजिए कोई फर्म है, कंबल बनाने की फैक्ट्री को लेते हैं और वो क्या 100 कंबल बनाना चाहती है और 100 कंबल बनाने के लिए उसे 2000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो 2000 रुपये क्या है? 100 कंबलों की कुल लागत है। तो 100 कंबल बनाने के लिए कंपनी ने कितने रुपए खर्च किए? 2000 रुपये। तो 2000 रुपये क्या है? 100 कंबलों की कुल लागत है। तो ये क्या है? वस्तु, और ये वस्तु बनाने के लिए कितने रुपए खर्च किए? 2000 रुपये। तो ये 2000 रुपये किसके रूप में खर्च किए गए? जैसे भूमि का किराया, श्रमिकों को उनकी मजदूरी, फिर पूंजी पर ब्याज, उसके बाद यातायात के साधनों पर खर्च। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था जब आपको लागत के बारे में बताया था, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद देखते हैं कुल लागत के पहलू। तो कुल लागत के दो पहलू हैं, TFC कुल फिक्स्ड कॉस्ट और TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले देखते हैं TFC कुल स्थिर लागत। तो कुल स्थिर लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित नहीं होती है, यह स्थिर रहती है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो कुल स्थिर लागत को पूरक लागत, अचल लागत, ऐतिहासिक लागत, अपरिहार्य लागत, पूरक लागत, अचल लागत, ऐतिहासिक लागत, अपरिहार्य लागत और अप्रत्यक्ष लागत भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कुल स्थिर लागत क्या है। यहां पर ले लेते हैं उत्पादन की मात्रा और यहां पर ले लेते हैं TFC। उत्पादन की मात्रा ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसको हम ले लेते हैं 10% ले लेते हैं, क्योंकि कुल स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं होता है, ये स्थिर रहती है। तो अब आप कहोगे कि कोई भी कंपनी, मान लीजिए यहां पर हम ले लेते हैं कंबल बनाने की फैक्ट्री, अगर वो कंबल नहीं बनाएगी तब भी उसे 10 रुपए लागत के रूप में देने पड़ेंगे। अगर वो एक कंबल बनाएगी तब भी 10 रुपए, 2 कंबल बनाएगी तब भी 10, 3 कंबल बनाएगी तब भी 10 रुपए। तो ये क्या है? कुल स्थिर लागत है जो फर्म को देनी पड़ेगी। तो किस प्रकार से देनी पड़ेगी? नंबर 1 पर लेते हैं भूमि व भवन का किराया, उसके बाद लेते हैं भवन के निर्माण पर व्यय, उसके बाद लेते हैं स्थायी कर्मचारियों का वेतन, उसके बाद लेते हैं लाइसेंस फीस, उसके बाद लेते हैं बीमा। तो एक कंपनी है, मान लीजिए कंबल बनाने की कोई कंपनी है, अगर वो एक भी कंबल नहीं बनाती और इस भूमि का किराया हम मान लेते हैं यहां पर कितना? 10, तो 10 रुपए ही मान लेते हैं। वैसे 10 रुपए तो क्या किराया होगा? लाख 2 लाख रुपए किराया होता बड़ी बड़ी फर्मों का, लेकिन हमने उदाहरण के लिए 10 रुपए मान लिया। अगर ये 0 कंबल बनाती है तब भी इसे 10 रुपए किराए के रूप में देने पड़ेंगे, क्योंकि ये भूमि क्या है? कंबल, जो उत्पादक कंबल बना रहा है उसने इसे किराए पर लिया है। तो ये जो भूमि का मालिक है ये हर महीने 10 रुपए किराए के रूप में पक्का लेगा, चाहे ये 1 कंबल बनाए, चाहे 2, चाहे लाख कंबल बनाए, चाहे फिर 0 कंबल बनाए, ये तो अपने 10 रुपए पक्का लेगा। तो ये क्या स्थिर है जो उत्पादक को देने ही पड़ेंगे।
उसके बाद बात करते हैं भवन। जब भूमि के मालिक ने यहां पर भवन बनाया यानी कि बिल्डिंग बनाई तो इसका खर्च मान लेते 2 लाख रुपए आया। तो 2 लाख रुपए क्या है, भवन का टोटल खर्च है। तो इसे क्या है, स्थिर लागत मान लेते। स्थिर लागत मान क्या लेते, स्थिर लागत है, क्योंकि भवन का निर्माण करने के लिए, भवन बनाने के लिए उस पर 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। उसके बाद स्थायी कर्मचारियों का वेतन ले लेते हैं। स्थायी कर्मचारी टिके हुए कर्मचारी, चाहे तो आप इन कर्मचारियों को भवन के माध्यम से ले सकते हो कि जो भवन है शुरू से लेकर लास्ट तक ये जो कर्मचारी है इस भवन पर काम करते थे, मान लीजिए 50,000 रुपए में काम करते थे, तो 50,000 रुपए क्या है, स्थायी कर्मचारियों का वेतन है जो स्थिर है। क्योंकि भवन जब बनना शुरू हुआ तो शुरुआत से लेकर अंत तक काम किया, तो ये क्या, टिके हुए कर्मचारी। उसके बाद चाहे आप इस प्रकार से भी ले सकते हो, मान लीजिए कर्मचारी कंबल बनाने की कंपनी में काम करते हैं, 100 रुपए महीना, तो चाहे कंपनी 2 कंबल बनाए चाहे 4 कंबल, तो इन स्थायी कर्मचारियों को कंपनी को अपना वेतन देना पड़ेगा, चाहे उसका उत्पादन कम हो या ज्यादा। अब आप कहोगे कि कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हो सकती है, हाँ हो सकती है, लेकिन अल्पकाल में नहीं। अल्पकाल समय की छोटी अवधि होती है और छोटी अवधि के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि नहीं होगी। क्योंकि मान लीजिए आप किसी कंपनी में लग गए 10,000 रुपए महीना, तो अगले महीने आपके 20,000, अगले महीने 30,000, चौथे महीने 40,000 तो नहीं होंगे। तो ऐसा तो तब संभव होगा जब समय की अवधि लंबी हो। तो जब आप उस कंपनी में लंबे समय से काम कर रहे होगे तब तो आपका वेतन बढ़ सकता है, लेकिन अल्पकाल के अंतर्गत, समय की छोटी अवधि के अंतर्गत वेतन नहीं बढ़ेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये क्या थी, भूमि व भवन का किराया, भवन निर्माण पर व स्थायी कर्मचारियों का वेतन। फिर लाइसेंस फीस, मान लीजिए फर्म की लाइसेंस फीस को ले लेते 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए क्या है, स्थिर है। बीमे पर खर्च मान लेते 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए भी क्या है, स्थिर है। कंपनी ने बीमे पर भी एक बार खर्च किया, लाइसेंस फीस पर भी एक बार खर्च किया और भवन निर्माण पर भी एक बार खर्च किया। उसके बाद अगर इसमें थोड़ी बहुत टूट फूट होती है तो ये क्या है, लंबे समय के बाद ही इसमें परिवर्तन किया जाएगा दीर्घकाल में, लेकिन अल्पकाल में इनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्योंकि अल्पकाल समय की छोटी अवधि होती है। उसके बाद लेते हैं टीवीसी, यहां पर मैं टीसी का लिख लेता हूं सूत्र, टीएफसी प्लस टीवीसी। उसके बाद टीएफसी किया हमने तो इसका भी लिख लेते हैं टीसी माइनस टीवीसी। अब देखेंगे टीवीसी, तो टीवीसी क्या है, इसे निकालने का फार्मूला टीसी माइनस टीएफसी। तो टीवीसी क्या है, कुल परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती है। अगर उत्पादन बढ़ जाएगा तो कुल परिवर्तनशील लागत भी बढ़ेगी, अगर उत्पादन कम हो जाएगा तो कुल परिवर्तनशील लागत भी कम हो जाएगी। तो मान लीजिए फर्म अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए अपना उत्पादन बंद कर देती है, तो जब वो अपना उत्पादन बंद कर देती है तो लागत भी कम हो जाती है। कैसे, कच्चा माल, यातायात के साधन, उसके बाद बिजली पर खर्च, उसके बाद है टूट फूट, उसके बाद ले लेते हैं हम अस्थायी कर्मचारियों का वेतन। तो फर्म ने मान लीजिए 1-2 महीने के लिए अपना उत्पादन बंद कर दिया, तो उसे कच्चे माल की जरूरत नहीं है, तो कच्चा माल वो नहीं मंगवाएगी, क्योंकि उसने अपना जो है उत्पादन बंद कर दिया। तो कच्चे माल पर भी अब क्या, कम खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद यातायात के साधन, माल लाने और ले जाने के लिए यातायात के साधनों की जरूरत होती है, लेकिन फर्म ने क्या है, अपना जो उत्पादन बंद कर दिया, तो इस पर भी खर्च नहीं होगा। पहले मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपए, तो क्या 0 रुपए खर्च होगा, तो यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ। जब फर्म उत्पादन ही नहीं करेगी तो बिजली का भी प्रयोग वो क्या, कम करेगी,
क्योंकि मशीनें चलाने के लिए बिजली का प्रयोग किया जाएगा और जब मशीनें चलेगी तो वस्तु का उत्पादन होगा। लेकिन फर्म ने अपना उत्पादन बंद कर दिया तो बिजली पर कम खर्च आएगा, मतलब बल्कि बिजली का जो बिल है वो भी कम होगा, टूट फूट पर भी कम खर्च होगा। और अस्थायी कर्मचारियों का वेतन, स्थायी कर्मचारियों को तो फर्म को क्या है, वेतन देना पड़ता है। अगर अस्थायी कर्मचारियों को 1 महीने के लिए काम पर नहीं लगाया तो फर्म को इन्हें वेतन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बगैर काम के फर्म इनको वेतन नहीं देगी। तो ये क्या है, अस्थायी कर्मचारी। तो इनके वेतन में क्या परिवर्तन होता रहता है। अगर काम करेंगे तो इनको वेतन मिलेगा, अगर काम नहीं करेंगे तो इनको वेतन नहीं मिलेगा। तो अब आप कहोगे कि सर उत्पादन में अगर वृद्धि हो, अगर उत्पादन में वृद्धि होगी तो कच्चा माल भी ज्यादा मात्रा में लाना पड़ेगा। मान लीजिए पहले 1000 केजी कच्चा माल आता था, अब 2000 केजी माल आएगा। अगर फर्म अपना उत्पादन बढ़ाना चाहती है तो ऐसे में क्या है, यातायात के साधनों पर भी खर्च ज्यादा होगा, क्योंकि 1000 केजी अगर के लिए 2 साधन थे तो 2000 केजी के लिए 4 साधन की आवश्यकता होगी, तो यातायात पर ज्यादा खर्च। अब क्या है, मशीनें ज्यादा काम करेगी, तो ज्यादा काम करने के कारण बिजली पर चलने वाली मशीन, तो बिजली का ज्यादा प्रयोग होगा, तो बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा, तो बिजली पर भी खर्च बढ़ेगा। उसके बाद टूट फूट पर भी खर्च बढ़ेगा। और अस्थायी कर्मचारी, जो मान लीजिए यहाँ पर 10 कर्मचारी थे तो यहाँ पर क्या, कच्चा माल ज्यादा, मान लीजिए जो कंबल की फैक्ट्री है 100 से 500 कंबल बनाना चाहती है, तो यहाँ पर क्या, कर्मचारी भी ज्यादा चाहिए, तो उन पर भी अब क्या है, ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय है, अगर फर्म अपना उत्पादन बढ़ा देती है तो उत्पादन बढ़ाने के फलस्वरूप क्या होगा, लागत भी बढ़ेगी। अगर उत्पादन कम कर देती है तो लागत भी क्या है, कम होगी। तो परिवर्तनशील लागत, तो कुल परिवर्तनशील लागत को परिहार्य लागत, घटती बढ़ती लागत और प्रत्यक्ष लागत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पर 0, 10, 18, 24, 28, 32, 38, 42 और 62। तो परिवर्तनशील लागत को बढ़ती दर से ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बढ़ रही है, हमने यहाँ पर क्या लिया था, उत्पादन बंद कर दिया था कुछ समय के लिए, तो क्या है, परिवर्तनशील लागत भी कम हो रही थी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या, परिवर्तनशील लागत को बढ़ते हुए ले लिया है। तो टीसी क्या है, टीसी निकालने का हमारा फार्मूला टीएफसी प्लस टीवीसी। तो 10 में 0 को ऐड करेंगे 10, 10 में 10 को ऐड करेंगे 20, यहाँ पर कितना 28, यहाँ पर कितना है 34, यहाँ पर कितना 8, 2 और 1 3, 2 4 8, 4 2 5, यहाँ पर 46, 46 56, 10 और 62 72। तो ये क्या है, कुल लागत। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं, टीएफसी और टीवीसी में अंतर समझा देता हूं पहले मैं आपको। तो अंतर की बात करें तो नंबर 1, कुल स्थिर लागत वह लागत है जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तन नहीं होता, यह क्या, स्थिर रहती है। कुल परिवर्तनशील लागत वह लागत है जिसके अंतर्गत उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तन होता है, यह क्या है, उत्पादन की इकाइयां क्या बढ़ रही है, तो कुल परिवर्तनशील लागत ये भी क्या है, बढ़ रही है। नंबर 2, अगर उत्पादन 0 है या अधिकतम है तो कुल लागत स्थिर रहती है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन जब 0 होता है तो कुल परिवर्तनशील लागत 0 है, अगर उत्पादन अधिकतम होता है तो कुल परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती हुई क्या है, ज्यादा हो जाती है, तो बढ़ती जाती है। नंबर 3, कुल परिवर्तनशील लागत को घटती बढ़ती लागत भी कहा जाता है, लेकिन कुल स्थिर लागत को अपरिहार्य लागत, ऐतिहासिक लागत और अप्रत्यक्ष लागत भी कहा जाता है। नंबर 4, टीएफसी के कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे भूमि और भवन पर किराया, भवन निर्माण पर व्यय, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, लाइसेंस फीस और बीमा। कुल परिवर्तनशील लागत का उदाहरण लेते हैं, ये क्या है, कुल स्थिर लागत के उदाहरण और कुल परिवर्तनशील लागत का लेते हैं।
अस्थायी कर्मचारियों का वेतन, यातायात के साधनों पर खर्च, बिजली पर खर्च और कच्चे माल पर खर्च, टूट फूट पर खर्च इत्यादि। तो अंतर के बाद अब लेते हैं टीएफसी, टीवीसी और टीसी में संबंध। तो आइए देखते हैं इनके बीच क्या संबंध। तो मैं आपको एक ही चित्र द्वारा इनके बीच संबंध को बताता हूं। तो पहले तो मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बता देता हूं। जैसे ये क्या है, टीएफसी को ले लेते हैं। चाहे उत्पादन की मात्रा कितनी भी हो, टीएफसी क्या है, जो कुल स्थिर लागत है उसमें परिवर्तन नहीं होता, 10 पर स्थिर रहती है। उसके बाद बात करते परिवर्तनशील लागत की। तो ये क्या है, टीवीसी, परिवर्तनशील लागत। तो उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर ये क्या है, बढ़ती जाती है। तो ये क्या, टीवीसी। उसके बाद मैं आपको टीएफसी और टीवीसी में एक ही चित्र द्वारा संबंध समझाता हूं। OXY, यहां पर हमें लेनी है उत्पादन की मात्रा और यहां पर लेनी में टीसी, टीएफसी और टीवीसी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो टीएफसी क्या, 10 पर स्थिर है। तो ये हमारी क्या है, टीएफसी। टीवीसी क्या है, 0, 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46, 62। तो 0, 0 पर 0, 1 पर कितनी है, 10, 2 पर कितनी है, 18, 3 पर कितनी है, 24, 4 पर कितनी है, 28, 5 पर कितनी है, 5 पर 32, 6 पर कितनी है, 38, 7 पर कितनी, 46 और 8 पर कितनी है, 62। टीवीसी, कुल परिवर्तनशील लागत। उसके बाद लेते टीसी। 0 पर कितनी है, 10, उसके बाद 1 पर कितनी है, 20, 2 पर कितनी है, 28, 3 पर कितनी है, 34, 4 पर कितनी है, 38, 5 पर कितनी है, 42, 6 पर कितनी है, 48, 7 पर कितनी है, 56 और 8 पर कितनी, 72। टीसी, कुल लागत। तो अब हम टीसी, टीवीसी और टीएफसी के बीच में संबंध देखते हैं। तो सबसे पहले तालिका के द्वारा देखिए, जब उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है 0, 1, 2, 3, 4, तो कुल लागत क्या, स्थिर रहती है। परिवर्तनशील लागत में क्या है, परिवर्तन होता है, 0 से 10, 18, 24 बढ़ती है। तो टीसी भी बढ़ती है। तो कुल लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत का जोड़ है। जब कुल स्थिर लागत 10 है तो कुल लागत भी 10 है, लेकिन परिवर्तनशील लागत क्या है, 0 है। जब कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ती है तो कुल लागत भी बढ़ती है। तो आइए देखते हैं चित्र के द्वारा। चित्र में ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा, ओ वाई अक्ष पर कुल लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत ली है।
TFC क्या है? कुल स्थिर लागत वक्र। TVC परिवर्तनशील लागत वक्र। और TC क्या है? कुल लागत वक्र। तो यहां पर देखिए, जब TFC, सबसे पहले लेते हैं TC को। TC TVC और TFC का जोड़ है। जब TFC 10 है तो कुल लागत भी 10 है। TVC और TC एक दूसरे के समानांतर है। TC TVC के हमेशा ऊपर होता है। अगर TVC बढ़ता है तो TC भी बढ़ता है। देखो TVC बढ़ रहा है तो TC भी बढ़ रहा है, कुल लागत भी बढ़ रहा है, टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। अगर आप इसे चाहो तो पॉइंट वाइज भी कर सकते हो। तो नंबर 1 पर लेते हैं। TC कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ है। नंबर 2, जब कुल लागत 10 है तो जब कुल स्थिर लागत 10 है तो कुल लागत भी कितनी है? 10 है। नंबर 3, TC TVC के समानांतर है। तो ऐसा क्यों होता है कि TC TVC के समानांतर है? क्योंकि TFC 10 है और TFC 10 है, यहां पर कितना? TFC 10। अगर इसमें 0 को ऐड करेंगे TVC तो कितना होगा? TC भी 10, क्योंकि TC TFC और TVC का जोड़ है। तो TFC 10 है और TFC के 10 होने के कारण TC यहां से शुरू होता है 10 से, तो जिसके कारण TVC और TC एक दूसरे के समानांतर है। नंबर 4, TC TFC के प्रारंभिक बिंदु से शुरू होता है। तो प्रारंभिक बिंदु कहां पर है? TFC का ये रहा, तो इस बिंदु पर शुरू होता है जहां पर TFC भी 10 है और TC भी 10 है। नंबर 5, TC हमेशा TVC वक्र के ऊपर होता है। नंबर 6, TVC बढ़ता है तो TC भी बढ़ता है। कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ती है तो कुल लागत भी बढ़ती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कुल लागत, अल्पकालीन कुल लागत। अल्पकालीन कुल लागत के पहलू, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, उसके बाद इसका तालिका और इसका रेखा चित्र और एक दूसरे में संबंध। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।